तो आज जो है बच्चों हमने कॉम्पैक्शन देख लिया और आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड कंसोलिडेशन। तो अगला चैप्टर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस पे देखेंगे और आज हम ये भी देखेंगे कि टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस ये क्या होती है और इसका सॉइल की स्ट्रेंथ में क्या रोल होता है। तो ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल होने वाला है, तो आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, कई बार हमने बताया कि आप कॉम्पैक्शन के जो रिजल्ट्स हैं या जो सॉइल की टेस्टिंग है वो कहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे आपको कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी होती है। बट मान लीजिए कि एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, कोई आपको फाउंडेशन बनाना है, कोई स्ट्रक्चर इरेक्ट करना है, तो एक चीज़ आएगी कि आपको किस डेप्थ तक डेप्थ ऑफ सॉइल टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, किस डेप्थ तक हम सॉइल का परीक्षण करें अगर कोई लोड आ रहा है तो। नेचुरल बात है, आप इनफाइनाइट डेप्थ तक तो जा नहीं सकते, 1 मीटर जाएंगे, 2 मीटर जाएंगे, 4 मीटर जाएंगे, तो कितनी डेप्थ तक आपको सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो पहला टॉपिक आज का यही है, जिसको हम प्रेशर बल्ब या आइसोबार्स की मदद से समझाएंगे। और इसको समझाने के लिए एक थ्योरी थी, बोइजेनिक थ्योरी, जिसका हम आधार लेंगे। ये बोइजेनिक थ्योरी का प्रूफ आपके कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला बताएंगे और ये बताएंगे किस एजम्पशंस पे ये थ्योरी बनी थी और उसकी सहायता से कैसे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कितनी डेप्थ तक हम मिट्टी को इन्वेस्टिगेट करें। ठीक, तो ये पहला टॉपिक होगा। तो बोइजेनिक थ्योरी की जो एजम्पशंस हैं वो पहले देख लें। एजम्पशन है कि देखिए, हर कोई थ्योरी कुछ एजम्पशंस में बनी होती है और उस एजम्पशंस को कोशिश करते हैं कि हम वो एजम्पशन फील्ड के लगभग आसपास हो जाएं ताकि रिजल्ट जो है हमको उसका मतलब बन जाए। तो पहला है सॉइल मास इज इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर। सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो जो भी इक्वेशन बोइजेनिक की डेवलप हुई है वो इन 3-4 कंसेप्ट पर हुई है। सॉइल को होमोजीनियस माना है, आइसोट्रॉपिक माना है और इलास्टिक माना है। ठीक है, दूसरा एजम्पशन जो है, लोड इज पॉइंट लोड। लोड इज पॉइंट लोड, जो सॉइल पे लोड आ रहा है वो पॉइंट लोड आ रहा है। ठीक है, तीसरा है सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट। सॉइल एक्सटेंड्स सेमी इनफाइनाइट। इसका मतलब है चाहे हम एरिया की बात करें, चाहे हम स्लैब की फ्लैट एरिया की बात करें ज़मीन के ऊपर, या डेप्थ की बात करें, ये डेप्थ बहुत ज़्यादा है या एरिया बहुत ज़्यादा है तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब होता है सेमी इनफाइनाइट। और पॉइंट लोड है और सॉइल इज होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड इलास्टिक। अब देखिए, जो बोइजेनिक ने सारी कैलकुलेशन दी थी वो ये 3 डायमेंशन में मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि वो कहना क्या चाहते थे। तो देखिए, अगर मैं ये एक्स एक्सिस ले लूँ, ये एक्सिस वाई ले लूँ, ये लोड क्यों लग रहा है, ये लोड क्यों लग रहा है, और यहाँ पे मैं देखूँ कोई डिस्टेंस आर है, और जो आर है मतलब एक वैल्यू एक्स होगी, एक वैल्यू वाई होगी, और
ये z डेप्थ पे, ठीक है, ये z डेप्थ है, ठीक। यहाँ पे एक सॉइल का मास है जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ कोई सॉइल एलिमेंट है, सॉइल का एलिमेंट है जिस पे मैं स्ट्रेस पता करना चाहता हूँ, किससे, इस लोड की वजह से। तो देखिए पॉइजनिक इक्वेशन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कोई पॉइंट लोड है और इस पॉइंट लोड की वजह से, पॉइंट लोड क्यू है और इस पॉइंट लोड की वजह से निकालना क्या है, आर डिस्टेंस पे, रेडियल डिस्टेंस आर पे, जेड डेप्थ पे कोई सॉइल का एलिमेंट है, वहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ये निकालने के लिए जो फॉर्मूला आया वो बॉयजेनिक फार्मूला कहलाता है। और जो थ्योरी के आधार पे फार्मूला डेवलप किया गया बॉयजेनिक थ्योरी कहलाती है। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है सिग्मा जेड, मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रेस हम निकालना चाह रहे हैं सिग्मा जेड, किसकी वजह से, इस लोड की वजह से। कहाँ पे, आर रेडियल डिस्टेंस और जेड डेप्थ पे एक सॉइल का एलिमेंट ले रहे हैं, उस पर हम स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं। तो दैट इज इक्वल टू 3q अपॉन 2 पाई जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर होल की पावर 5/2, ठीक है। तो देखिए हर चीज़ क्लियर है। सिग्मा जेड क्या है, आर डिस्टेंस और जेड डेप्थ पे स्ट्रेस है इस सॉइल एलिमेंट पे, क्यू क्या है, पॉइंट लोड है, जेड डेप्थ है, आर ये रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर इंटू के बी, जहाँ पे के बी का मान कितना हो जाएगा, 3/2 पाई इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड होल स्क्वायर की पावर 5/2, ठीक है। इसको कहते हैं बॉयजेनिक इन्फ्लुएंस फैक्टर, ये कहता है बॉयजेनिक BOUSSINESQ इन्फ्लुएंस फैक्टर, ये चीज़ क्या कहलाती है, बॉयजेनिक इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है। तो बॉयजेनिक इन्फ्लुएंस फैक्टर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, देखिए इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये इन्फ्लुएंस फैक्टर क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू के बी क्यू बाई जेड स्क्वायर, जहाँ पे के बी इज बॉयजेनिक इन्फ्लुएंस फैक्टर और सिग्मा जेड क्या है, एक आर डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जेड डेप्थ पे स्ट्रेस है, किसके कारण, इस क्यू लोड के कारण स्ट्रेस है, ठीक है। तो एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि अगर हम कोई लोड है, मान लीजिए ये लोड है क्यू, ठीक, और इसके जस्ट नीचे हम कोई प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो जस्ट नीचे अगर हम प्रेशर निकालना चाहते हैं सॉइल का, तो क्या होगा, एट आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो, आर को यदि हम जीरो कर दें, आर क्या है, बेसिकली ये डिस्टेंस है, तो आर को यदि हम जीरो कर दें तो क्या होगा, हमको जस्ट लोड के नीचे कितनी स्ट्रेस होगी ये निकल जाएगी। तो ये क्या होगा, 3/2 पाई, ठीक, ये सारा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और 3/2 पाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी एट आर इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0.4775 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। देखिए ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एट आर इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0.4775 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये जस्ट फुटिंग के नीचे कोई लोड आ रहा है, लोड कहाँ से आ रहा होगा, किसी फुटिंग से ही आ रहा होगा, तो कंसंट्रेटेड लोड कोई जो सुपर स्ट्रक्चर का है वो थ्रू फुटिंग सॉइल में आ रहा है, तो उसके कारण जो फुटिंग के जस्ट नीचे जो स्ट्रेसेस पैदा हो रही हैं वो हो रही है 0.4775 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको मिटा देता हूं, अब मैं ये देखने की कोशिश करता हूं कि देखिए ये था लोड क्यू,
ठीक है, ये था लोड क्यू। अगर मैं ये देखना चाहूँ, देखिए दो वेरिएशन मैं बता दे रहा हूँ, वो इस इक्वेशन से ही आएंगे और इस इक्वेशन में आप वैल्यू फीड करेंगे तो आएंगे। अगर मैं डेप्थ को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, तो पहला एट कांस्टेंट डेप्थ, अगर मैं डेप्थ को कांस्टेंट कर दूं तो जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस होगी या जो प्रेशर होगा उसका वेरिएशन आर के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से इस तरीके से होगा। दिस इज द वेरिएशन। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ stress in soil element at different value of R, ठीक है, where Z is constant, depth is constant। तो अगर हम एक डेप्थ पे देखें और डिस्टेंस के साथ देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे होगी। जैसे जैसे इस पॉइंट से हम दूर चलते जाएंगे ये स्ट्रेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह दूसरा वेरिएशन हम देख सकते हैं, अगर हम R को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, व्हेन R इज कांस्टेंट, ठीक, R कांस्टेंट मतलब ये कोई डिस्टेंस R हमने कांस्टेंट ले लिया। अब हम डेप्थ के साथ वेरिएशन देखना चाहते हैं तो ये वेरिएशन कुछ इस तरीके से आता है, ठीक। तो पहले ये स्ट्रेस कम होगी, फिर ये स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, फिर ये डेप्थ के साथ साथ इनफाइनाइट तक इसके एसिम्पटोट चली जाती है, पैरेलल चली जाती है, ठीक है। तो व्हेन इसका आर इज कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वेरी कर रही है किससे, विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेप्थ। तो आर को यदि कांस्टेंट कर दें तो देखिए, यदि आर को कांस्टेंट कर दें इस रिलेशन में तो ये z पे डिपेंड करेगी, डिफरेंट वैल्यू z के लिए सिग्मा z की अलग वैल्यू आएगी, वो ये हो गया। यदि हम z को कांस्टेंट कर दें, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर ले लें तो ये r पे डिपेंड करेगी, जो r पे डिपेंड करेगी वो ग्राफ ये हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए, तो ये दो वेरिएशन हो गए। एक वेरिएशन है r कांस्टेंट है तो z के साथ कैसे स्ट्रेस वेरी कर रही है, दूसरा वेरिएशन है z कांस्टेंट है तो r के साथ कैसे स्ट्रेस वेरी कर रही है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि एट r इज इक्वल टू 0 हमको क्या मिला था, r इज इक्वल टू 0 हमको मिला था सिग्मा z इज इक्वल टू 0.4775 q अपॉन z स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो q है, ठीक है, इसका 75% अगर लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, स्ट्रेस ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब 0.75 q, इस वैल्यू पे यदि 0.75 q लें तो देखिए हमको वैल्यू मिल जाएगी 0.4775 q अपॉन z स्क्वायर। यहाँ से z की वैल्यू जो है वो आएगी 0.8 मीटर, ठीक। इसका मतलब 0.8 मीटर पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस 0.8 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए 0.8 मीटर है। तो इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी, या जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0.75 Q पर मीटर स्क्वायर। देखिए पर मीटर स्क्वायर याद रखिएगा, या Q लोड जो है वो किलो न्यूटन पे हो सकता है या न्यूटन पे हो सकता है, बट जो हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं यहाँ चूंकि 0.8 मीटर ये डिस्टेंस ले रहे हैं इसलिए ये सिग्मा z की वैल्यू पर मीटर स्क्वायर में मिल रही है। तो 0.8 मीटर डेप्थ पे क्या है, 0.75 Q पर मीटर स्क्वायर, इतनी स्ट्रेस हमको मिलेगी, इतना प्रेशर हमको यहाँ पे मिलेगा इस पर्टिकुलर सॉइल पर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 0.8 के कई पार्ट बांट सकते हैं। देखिए हमने बांट दिया 0.1, फिर 0.2, मान लीजिए 0.3, 0.4, इस तरह से हम चलते चले गए, ठीक। तो अब देखिए करना क्या है, सिग्मा z इज इक्वल टू बोल्जेनिक इक्वेशन से क्या था, 3/2 पाई 1/1 प्लस r बाई जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2 इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर, ठीक। तो यदि हम z की वैल्यू 0.1 ले लें, z की वैल्यू 0.1 ले लें, इसकी वैल्यू ले लें और ये वैल्यू ले लें 0.75 Q, समझिएगा बात को, इस वैल्यू को ले लें 0.75 Q, तो हमें r का मान मिल जाएगा। तो ये r का मान हमको बताएगा कि 0.1 मीटर पे हॉरिजॉन्टल से इतनी दूरी पर जो स्ट्रेस होगी वो 0.75 होगी।
अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, इसे 0.2 रख दीजिए, तो z का मान 0.2 रखिए, इसको फिर 0.75 रखिए, तो एक R2 की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको यदि आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको जो स्ट्रेस है वो 0.75 क्यू पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से डिफरेंट हमको पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, इस तरह के डिफरेंट पॉइंट मिलते चले जाएंगे अप टू 0.8, ठीक, जो कि सेम स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हम इसको एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दें, एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दें, तो जैसे प्याज का शेप होता है उस तरह का शेप कुछ आ जाएगा। तो ये जो है, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो कितनी स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेंगे, 0.75 क्यू पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह का जो शेप होता है आइसोबार कहलाता है। आइसोबार मतलब होता है लाइन ज्वाइनिंग इक्वल प्रेशर, बट ये पूरा कर्व होता है, और इस कर्व को जो है जिसपे प्रेशर समान होता है, इस सॉइल पे ये प्रेशर समान होगा, वो किसके बराबर होगा, 0.75 क्यू पर मीटर स्क्वायर। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर बल्ब। इसको प्रेशर बल्ब भी कहते हैं, इसको प्रेशर बल्ब कहते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को प्रेशर बल्ब कहते हैं। अब देखिए, हमने ये देख लिया कि बॉयजेनिक इक्वेशन की सहायता से यदि पॉइंट लोड लग रहा है, अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड एनालिसिस है, अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो उस पॉइंट लोड की वजह से हम प्रेशर बल्ब कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा कई प्रेशर बल्ब ड्रॉ कर सकते हैं, 0.75 पे कर सकते हैं, 0.5 पे कर सकते हैं, 0.25 पे कर सकते हैं, इस तरह से हम कई प्रेशर बल्ब ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये हमारा लोड Q आ रहा है, तो एक प्रेशर बल्ब इस तरीके का हो सकता है, एक प्रेशर बल्ब इस तरीके का हो सकता है, एक प्रेशर बल्ब इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रेशर बल्ब है, मान लीजिए 0.75 क्यू पर मीटर स्क्वायर का, ये हो जाएगा 0.5 क्यू पर मीटर स्क्वायर, ये मान लीजिए आ गया 0.25 क्यू पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह एक हम प्रेशर बल्ब और बनाते हैं लास्ट, दैट इज 0.1 क्यू पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.1 क्यू पर मीटर स्क्वायर। तो 0.1 क्यू पर मीटर स्क्वायर का जब प्रेशर बल्ब बनाएंगे तो ये देखिए, ये प्रेशर बल्ब आया, ठीक, ये प्रेशर बल्ब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेशर बल्ब। इसको मैं डबल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसके नीचे, मतलब इस स्ट्रेस का, इस लोड का जब 10% स्ट्रेस रह जाए मैग्नीट्यूड में, तो इसके नीचे की सॉइल, ठीक, नीड नॉट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, नीड नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड। तो आपको इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक करना है इस थ्योरी के हिसाब से? इस थ्योरी के हिसाब से आपको 0.1 क्यूब पर मीटर स्क्वायर तक करना है। तो ये डेप्थ आप निकाल सकते हैं आराम से, या किसी डिस्टेंस पे, ये आपका अगर प्रेशर बल्ब बन गया तो आपको इतने एरिया की मिट्टी, ठीक है, इतने एरिया की मिट्टी जो है वो कोई भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा स्ट्रेस कौन सा है, इस लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ से मिट्टी ले सकते हैं, यहाँ से मिट्टी ले सकते हैं। इसके बियॉन्ड सैंपल लेने के टेस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको जितना इन्वेस्टिगेशन है वो इस पोर्शन के बीच में करना है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका यूज़ है, जो आपको ये बताता है कि किस तरीके से आप जो है प्रेशर बल्ब बना सकते हैं, और प्रेशर बल्ब से आप ये बता सकते हैं कि सॉइल का कितना इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए आवश्यक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था बच्चों, जो आपको जानना चाहिए था। और आइसोबार या प्रेशर बल्ब, अब ये पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं आराम से। अगला जो कंसेप्ट है, वो इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस, ठीक है। अगला कंसेप्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक। तो देखिए, ये जो है इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस, ये टर्म जो है
ये सबसे पहले जो है वो टरजागी ने दिए थे और इनका जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मॉडल आया तो इफेक्टिव स्ट्रेस का कंसेप्ट और ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ। तो बेसिकली जो भी हम ये पढ़ रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस, ये आगे कंसोलिडेशन का जब हम फिनोमेनन समझेंगे तो इसको यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो कंसोलिडेशन का फिनोमेनन भी हमें कायदे से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इन्होंने कहा क्या, इसको कई तरह से डिस्कस किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सॉइल का सैंपल हमने लिया, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं और कोई लोड आता है, मान लीजिए इसमें दे आर सब्जेक्टिव टू एनी लोड पी, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसमें जो है पानी भरा हुआ है। तो ये मान लेते हैं कि इसके जो पोर्स हैं ये सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है। सपोज कर लीजिए ये सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, क्योंकि पार्शियली सैचुरेटेड में हमने पूरा कॉम्पेक्शन का चैप्टर देखा था। अब हम कंसोलिडेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये फुल्ली सैचुरेटेड है, तो इसमें क्या पोर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर भरा हुआ है, देयर इज वाटर इन द पोर, ठीक। तो जब हम लोड लेते हैं तो क्या होता है, कुछ लोड इस कॉन्टैक्ट जो पार्टिकल सॉलिड ग्रेन है ये सॉलिड ग्रेन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो सॉलिड ग्रेन क्या होता है, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, इन कॉन्टैक्ट पॉइंट से लोड का ट्रांसफरेंस होता है। दैट इज़ वन पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट क्या होता है, कुछ लोड जो है ये चूँकि जब हम ये इफेक्टिव स्ट्रेस या न्यूट्रल स्ट्रेस या कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो मेनली फाइन ग्रेन सॉइल की बात करते हैं। मेनली हम फाइन ग्रेन सॉइल की बात करते हैं जिसकी परमेबिलिटी कम होती है। तो जब के कम होता है तो क्या होता है, जब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कम होता है तो पानी निकलने में टाइम लगता है। तो जैसे ही आप लोडिंग देंगे वैसे ही क्या होगा, इसमें कुछ लोड पानी ले लेता है, कुछ लोड जो है ये सॉइल का ग्रेन्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जो सॉइल के ग्रेन्स लोड ले लेते हैं वो इफेक्टिव स्ट्रेस कहलाती है, या स्ट्रेस के फॉर्म में जो ले लेते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस कहलाती है। और जो पानी लोड ले लेता है वो न्यूट्रल स्ट्रेस कहलाती है, ठीक। और जो टोटल लोड आता है उसके कारण जो स्ट्रेस होती है दैट इज नोन एज टोटल स्ट्रेस, ठीक है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये पी लोड है, सपोज कर लीजिए ये पी लोड है, मान लीजिए 100 किलो न्यूटन का हमने कोई लोड लगाया, और 100 किलो न्यूटन में जैसे ही हमने लोड लगाया, सपोज कर लीजिए 80 किलो न्यूटन जो है ये लोड वाटर ने ले लिया। तो 80 किलो न्यूटन लोड सपोज कर लीजिए वाटर ने ले लिया, ठीक, वाटर ने ले लिया। और 20 किलो न्यूटन सपोज कर लीजिए जिन्होंने कांटेक्ट के कारण ये फोर्स को ट्रांसफ़र करते चले गए और इस फोर्स को रजिस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये 80 किलो न्यूटन का लोड जो पानी ने लिया डिवाइडेड बाई इस सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक, अगर इस एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगी हमको न्यूट्रल स्ट्रेस, ठीक, या इसका दूसरा नाम है पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, ठीक। और 20 जो सॉइल ग्रेन ने लिया इसका डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो ये हुआ इफेक्टिव स्ट्रेस, ये हुई इफेक्टिव स्ट्रेस। जो लोड की स्ट्रेस किसने ली, सॉइल ग्रेन्स ने। और टोटल स्ट्रेस कितनी हुई, टोटल स्ट्रेस कितनी हुई, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई एरिया, ये टोटल स्ट्रेस हुई। तो लोड के टर्म में कहें तो टोटल लोड विल बी टेकन बाई लोड टेकन बाई ग्रेन्स, लोड बाई ग्रेन्स प्लस लोड टेकन बाई वाटर, ठीक है, टेकन बाई वाटर। तो 100 लोड था तो पानी ने कितना लिया 80 और सॉइल ने कितना लिया 20, ठीक। और जब हमने इसको एरिया से डिवाइड कर दिया सब तरफ, ठीक, एरिया के इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दिया तो ये आ गई टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये हो गई 20 जो वाटर ले रहा था, तो वाटर जो लेगा ये न्यूट्रल स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर या प्लस
ये हो गई इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, ये एक कंसेप्ट बन के आता है। तो टोटल स्ट्रेस को अगर हम सिग्मा बोल दें, इफ टोटल स्ट्रेस को हम सिग्मा बोल दें, दिस इज टोटल स्ट्रेस, ठीक, और यू को बोल दें हम न्यूट्रल स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, और सिग्मा डैश इसको बोल दें हम इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, 80 अपॉन एरिया, ये हो जाएगी यू, और ये कितनी हो जाएगी सिग्मा डैश। तो यहाँ पे देखिए तो दिस इज सिग्मा, ठीक, ये हो गई सिग्मा डैश और ये हो गई यू, पोर प्रेशर। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप ये बन के आया कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश प्लस यू, जहाँ पे सिग्मा क्या है टोटल स्ट्रेस, सिग्मा डैश क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस, यू क्या है पोर प्रेशर। या यदि हमको सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। इसका मतलब यदि इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेस निकालेंगे, उससे पोर वाटर प्रेशर को घटा देंगे या न्यूट्रल स्ट्रेस को घटा देंगे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगी। इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव स्ट्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है, इसको कहीं नोट कर लीजिए, जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है, आगे पढ़ेंगे भी आप नेक्स्ट चैप्टर में जब शेयर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, तो जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन सिग्मा डैश नॉट सिग्मा। ये सिग्मा डैश पे डिपेंड करती है, सिग्मा पे डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है, इट इज़ द स्ट्रेस टेकन बाय द सॉइल ग्रेन्स। न्यूट्रल स्ट्रेस जो होती है, दैट इज स्ट्रेस टेकन बाय पोर वाटर, और जो टोटल स्ट्रेस होती है इन दोनों का सम होती है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। ये तो हमने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से आपको मतलब समझाया। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज कर लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे Z डेप्थ पे मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये सॉइल सैचुरेटेड है। इसका मतलब क्या है, इसमें पानी, अंदर पानी भी भरा हुआ है, तो ये ग्राउंड लेवल तक पानी भरा हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए अगर ये एरिया मैं A मान लूँ, अगर इस एरिया को A मान लिया जाए, ठीक, तो जो सॉइल का वेट होगा, इतनी सॉइल का जो वेट होगा, दैट विल बी एक्चुअली प्रोवाइडिंग द प्रेशर ऑन दिस एलिमेंट A, सॉइल एलिमेंट A कह लें या सॉइल एलिमेंट 1 कह लें। तो सॉइल एलिमेंट 1 पे जो स्ट्रेस निकालनी होगी वो वेट ऑफ सॉइल अबव एलिमेंट 1, ठीक, कितना होगा, गामा बी बल्क डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, मतलब A इंटू Z, ठीक, इतना वेट टोटल इसमें आ रहा है। अगर मैं कहूँ टोटल स्ट्रेस ऑन एलिमेंट सॉइल एलिमेंट 1, इस पे टोटल स्ट्रेस बताऊं तो क्या होगा, टोटल लोड जो इसमें आ रहा है, टोटल लोड ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय एरिया। इसको क्या कहेंगे अब, गामा बी इंटू A इंटू Z डिवाइडेड बाई A, दैट इज गामा बी इंटू Z, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी इंटू Z, तो दिस इज द टोटल स्ट्रेस। तो अगर यहाँ पे टोटल स्ट्रेस सिग्मा निकालनी हो तो कितनी होगी, दैट इज गामा इंटू Z, ठीक है, गामा बल्क इंटू Z। अगर ये सैचुरेटेड होगी तो सैचुरेटेड इंटू Z हो जाएगा, सैचुरेटेड नहीं होगी तो गामा बी इंटू Z हो जाएगा। तो बल्क डेंसिटी है वो इंटू Z, दैट इज द टोटल स्ट्रेस। अब बात आती है कि इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने की। तो इफेक्टिव स्ट्रेस
देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये मान लीजिए सॉइल, ये एरिया देख रहे हैं, सपोज कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ये सैंपल रखा था, ये प्लेन, और ये नीचे भी सॉइल है, नीचे भी पानी होगा, पार्टिकल्स होंगे, इसके नीचे भी होगा। ये वन सिचुएशन मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो है क्या, अगर वास्तव में समझिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए पार्टिकल, मान लीजिए इतने पोर्शन को हम देख लें, ठीक है। मान लीजिए ये पोर्शन देख लें, इसको थोड़ा सा मैं और इलोबरेट कर देता हूँ। ये मान लीजिए ये पोर्शन देखता हूँ, तो ये पोर्शन देखिए क्या है, इस तरीके से सॉइल पार्टिकल से मिलके एक बड़ा पोर बन गया, ठीक। तब जब लोड पड़ेगा इसमें, जब लोड आएगा तो क्या होगा, ये पास्कल्स लॉ से हर जगह ट्रांसमिट होगा, ठीक। दिस इज नथिंग बट पोर वाटर प्रेशर, या जिसको हम न्यूट्रल स्ट्रेस कह रहे हैं। प्रेशर और स्ट्रेस एक ही चीज़ होती है। प्रेशर इज एक्सटर्नल फिनोमेनन और स्ट्रेस जो है उस बॉडी को रजिस्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म बनता है वो स्ट्रेस होता है। तो ये पोर वाटर प्रेशर इसको कह सकते हैं। इसको निकालने के लिए क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक पीजोमीटर लगा दूँ, ठीक है। पीजोमीटर इज ए सिंपल ट्यूब ऑफ ग्लास। तो चूंकि ये मिट्टी पूरी तरह सेचुरेटेड है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसमें, तो क्या होगा, पीजोमीटर का लेवल यहाँ तक चला जाएगा पानी का, ठीक। तो ये जो है आपका इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये Z है। तो यहाँ पे जो पानी का प्रेशर है वो कितना होगा, गामा W इंटू Z। तो जो पोर वाटर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू गामा, ये पोर वाटर प्रेशर है, पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू गामा W इंटू Z। तो जो U का मान होगा यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर दैट इज गामा W इंटू Z। और जो इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगी, दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेस, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, दैट इज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस कितनी थी, गामा बल्क इंटू Z माइनस गामा W इंटू Z, ठीक है, ये हो जाएगी। तो अगर ये सेचुरेटेड है, सॉइल पूरी तरह सेचुरेटेड है, तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा 1 कितना होता है, गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। तो अगर ये फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, fully saturated soil, ये हो जाएगा गामा सेट माइनस गामा W इंटू Z। तो ये कितना हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड इंटू Z। दिस विल बी इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक। तो अगर सिर्फ लोडिंग के कारण हमको स्ट्रेसेस देखनी होगी तो इस तरीके से हम टोटल स्ट्रेस निकालते हैं और इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं। तो ये आप क्लियरली समझ गए इस पर्टिकुलर लेक्चर के पार्ट में कि देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। एक टोटल स्ट्रेस होती है, दूसरी इफेक्टिव स्ट्रेस होती है और पोर प्रेशर होता है। और जो कंसोलिडेशन में रोल प्ले करता है, या जो शियर स्ट्रेंथ में रोल प्ले करता है, या जो मृदा की सामर्थ्य में रोल प्ले करता है, वो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, ना कि टोटल स्ट्रेस होता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपने देखा था कि 20 किलो न्यूटन ये डिसाइड करेगा कि क्या होगा स्ट्रक्चर में। ये 80 जो पानी ने ले लिया वो डिसाइड नहीं करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, इसके लिए पूरा कंसोलिडेशन का चैप्टर है। तो अगले टर्म में हम कंसोलिडेशन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन हम स्प्रिंग एनालॉजी की मदद से किस तरह समझा सकते हैं। और ये स्प्रिंग एनालॉजी जो है ये पूछी जाती है। और इसके बाद हम कंसोलिडोमीटर देखेंगे। कंसोलिडोमीटर में हम देखेंगे कि सेटलमेंट के साथ किस तरह के कर्व्स आते हैं, या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सॉइल में किस तरह से आते हैं, कौन कौन से कोफिशिएंट निकलते हैं और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। थैंक यू।